Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you. All well. Good evening. All right. Now, we start with our very first substantive lecture. Before that, wishing all of you a very, very happy Republic Day, and may we continue to shine brighter and make this country a better place for all. Now, let us start. So, the broad topics for today's class are political theory leading to rule of law and constitutionalism. ये याद रखना है कि पॉलिटिकल थ्योरी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तीनों से हमको एग्जाम में क्वेश्चंस लगातार आए हैं. ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? Let's understand the larger structure. Let's understand the larger pedagogical approach to this class today. So, हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं. We have to figure out basically approaches to the state and approaches to rights. जब हम स्टेट के अप्रोच की बात करेंगे तो we will understand that we have to fundamentally figure out two aspects: the structure of the state and the powers of the state. इसको मैं यहां लिख देता हूं तो और आसान हो जाएगा. The structure of the state and the powers of the state. जब हम राइट्स पढ़ेंगे तो मैं हमें राइट्स की पोजीशनिंग और उनका स्टेटस सीखना पड़ेगा. हमें यह जरूर समझ में आता है कि स्टेट का मतलब है टेरिटरी प्लस गवर्नमेंट प्लस सोवेरेनिटी प्लस पीपल या सिटीजन्स. ये हमें ब्रॉडली स्टेट का थ्योरेटिकल कॉम्पोजिशन समझ में आता है. राइट्स हमें समझ में आता है आर नथिंग बट लीगल क्लेम्स और entitlements against the state. ठीक है, इनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है. डेमोक्रेसी will have to be based on the principle of rule of law. और रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करके हमें स्टेट को भी कंट्रोल में रखना है ताकि हम राइट्स को अपहोल्ड कर सकें. So we will reach constitutionalism.
ठीक है ना। जब हम स्टेट पढ़ेंगे तो हमें स्टेट का जो स्ट्रक्चर है और जो स्टेट की जो पावर्स है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसे हमें एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी देखना है और हमें इसे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी देखना है कि ये एक्चुअली इंडिया में होता कैसे है। जब हम राइट्स पढ़ेंगे, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ राइट्स, वी विल अंडरस्टैंड what is the general movement of rights, so we will understand the international movement on rights, and therefore we will also understand within this ecosystem the general layout of our rights. ठीक है, and then इन सब को समझते हुए जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे पहुंचेंगे, to reflect the principles of the constitution, we will study the overall constitution और इसकी मेकिंग हमें पढ़नी होगी, और इसकी मेकिंग पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा लीगल हिस्ट्री में जाना होगा। ठीक है, क्लियर, गुड। अब एग्जाम का रेलेवेंसी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हवा की बातें लग रही हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या फायदा, प्री में क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। ये सारे सवाल जवाब मैं अभी 2 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूं। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और किस लिए पढ़ा रहा हूं, अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा क्यों। अगर इसके हम PYQ मैपिंग करते हैं, and even if we look at only the last 10 years, हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2020 का क्वेश्चन है कि मार्क्स और गांधी के पॉलिटिकल फिलॉसफी में कॉमन क्या है। यस, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एंड द आंसर वाज the vision for a stateless society. पिछले 10 सालों में एक और क्वेश्चन पूछा गया, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म किस थ्योरिस्ट या किस पॉलिटिकल फिलोसोफर का है। आंसर है कार्ल मार्क्स। फिर क्वेश्चन पूछा गया, नेचुरल राइट्स थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है और किसने दिया। द आंसर ऑफ कोर्स इज लॉक ने दिया, and the principle is that rights exist because of the natural state of humans, because of humans being there as human beings. फिर हमसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब पूछा गया, हमसे कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है पूछा गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है। हमसे यह भी पूछा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। इसका आंसर सिंपली है एनीथिंग विच इज लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट। फिर हमसे लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी और लॉ के रिलेशनशिप को पूछा गया। लिबर्टी का पॉजिटिव मतलब पूछा गया, जिसका मतलब है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, और लिबर्टी और लॉस का मतलब है
कि क्या लॉ से लिबर्टी नेसेसरीली बढ़ती है या कम होती है, बिना लॉ के ज्यादा लिबर्टी होती है? आंसर ये है कि लॉ और लिबर्टी का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि अगर सोसाइटी में लॉ ही नहीं होगा तो लिबर्टी ही लिबर्टी होगी, केओस होगा, कोई ना कोई किसी ना किसी को सप्रेस करेगा। सो देयर इज नो लॉ, देयर इज नो लिबर्टी। नवनीत, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हमसे पूछा गया। फिर हमसे पूछा गया कि भाई इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जिसका एक लाइन में मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। अब समझ आया? और ये सिर्फ पिछले 10 सालों की कहानी है, सिर्फ यूपीएससी की। सिमिलर क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं। सिमिलर क्वेश्चंस हमको देखा जाए तो हमसे ईपीएफओ में पूछे गए हैं। सिमिलर क्वेश्चंस एनडीए में पूछे गए हैं, सीपीएफ में पूछे गए हैं। So you have to be very careful in doing this, right? Over and above this, we've been asked questions on UDHR और कैसे UDHR हमारे राइट्स वगैरह में रिफ्लेक्ट करता है, ये सब पूछा गया है। कि हमारा UDHR हमारे प्रीएम्बल में भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पूछा गया है। तो इस रिलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्लियर? समझ आया? पक्का? बढ़िया। अब शुरू मैं पहले राइट से करूंगा, फिर मैं स्टेट पे जाऊंगा, क्योंकि फिर स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कहानी ज्यादा आसान है। बिकॉज अगर मैंने पहले स्टेट से शुरू किया और फिर मैं राइट्स पे गया, फिर राइट से मुझे वापस स्टेट पे आना पड़ेगा, बिकॉज यू विल बी टॉकिंग अबाउट द लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटिंग द पावर्स ऑफ द स्टेट। तो घूम फिर के मुझे वापस स्टेट पे ही आना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा एनेक्डोट दूंगा स्टेट का, फिर राइट्स पे जाऊंगा। डिटेल में हम राइट्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिला के मैं एक टाइमलाइन बताऊंगा कि कैसे राइट फ्रॉम द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 टू द यूरोपियन यूनियन चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, जीडीपीआर तक कैसे राइट्स इवॉल्व हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूम के आने की संभावना है। अगर ये रिमोटली रेलेवेंट है तो क्लास में डिस्कस होगा। ठीक है, गुड। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, यू विल गेट रिवाइज्ड नोट्स। अब मैंने आपको पीसीएन 2.0 का प्रीलिम्स कंसाइज नोट 1 जो इन सारे टॉपिक से रिलेट करता है, वो मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, ये आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अतीश माथुर ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेरे पुराने प्रीलिम्स कंसाइज नोट्स थे, उसका पीसीएन 1 से आप मैच कर सकते हैं। और जो भी चीजें नई हैं, जैसे ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट इज कंप्लीटली न्यू, ये मैं पहले प्रीलिम्स में इतना डिटेल में नहीं कराता था। दूसरा, रूल ऑफ लॉ में मैंने 2 अपग्रेड्स करे हैं। एक, जो रूल ऑफ लॉ 2025 का इंडेक्स लेटेस्ट आया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग थोड़ी सी और गिर गई है, वो इंक्लूड करा है। और उसके पैरामीटर्स भी इंक्लूड करे हैं, राइट फ्रॉम लिमिटेशंस टू क्रिमिनल जस्टिस टू सिविल जस्टिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रॉडली होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मैं क्लास में कुछ टाइमलाइंस बताऊंगा, कुछ जनरल एक फ्लो ऑफ इवेंट्स बताऊंगा। आप चाहो तो उसको समझने के लिए जॉट डाउन कर सकते हो ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए, एंड अगर आप चाहो तो उसको अपने नोट्स के पीछे स्क्रिबल भी कर सकते हो। दैट इज इंटायरली योर चॉइस, बट ये ब्रॉड हमारा एस्पेक्ट है। ठीक है, गुड। तो शुरू करते हैं। देखो, कहानी यहां से शुरू होती है कि एक स्टेट है
जो आगे चल के हमें गवर्न करेगा। लेकिन स्टेट को गवर्न करने की हैसियत, को गवर्न करने की पावर दी किसने? हमने दी। वी द पीपल, हम प्रियम्बल में चिल्लाते रहते हैं वी द पीपल, वी द पीपल। तो इसका मतलब स्टेट और सिटीजन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। हम स्टेट को स्टेट बनने की इजाजत देते हैं। हम स्टेट को बोलते हैं कि ठीक है, हम अपने हिसाब से नहीं जिएंगे, कुछ ब्रॉड चीजें हैं जो आप हमें बता दो सही है या गलत है, उसको हम फॉलो करेंगे। हम में से कुछ लोग ही ये ब्रॉड रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, कुछ बेसिक कॉमन सर्विसेज चलाएंगे, हम पैसा इकट्ठा करते रहेंगे और टैक्स के दौर पे आपको देते रहेंगे। और आप अगर डेमोक्रेसी हो तो हर कुछ सालों में हम आपको इलेक्ट करते रहेंगे अपना वोट देकर। ठीक है? तो कहानी ये है कि हमें स्टेट की लेजिटिमेसी बढ़ानी है और सिटीजन्स की जो ऑटोनॉमी है वो कम होगी, तभी स्टेट की लेजिटिमेसी बढ़ेगी। ये एक कोरिलेशन है। तो सिटीजन्स को स्टेट को क्या देना पड़ेगा? हमें अपनी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी कि हमारा जो मन करा है हम वो नहीं करेंगे। वो हम ऑटोनॉमी कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं? हम वोट देते हैं कि हाँ, तुम हमको रिप्रेजेंट करोगे और तुम हमारे लिए काम करोगे, और हमको ये सही लगता है, ये गलत लगता है। और स्टेट को अपना काम करने के लिए हम फंड करेंगे। सीधी सिंपल बात है। ठीक। जब स्टेट को ये लेजिटिमेसी मिल जाती है कि हाँ, मैं अब डिसाइड करूंगा ज्यादातर क्या सही है क्या गलत है, अगर मेरे पास ये पावर है तो मुझे अपने सिटीजन्स के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करना है। स्टेट क्या सैक्रिफाइस करेगा? अपनी रिसोर्सेज सैक्रिफाइस करेगा। कैसे? हमें वेलफेयर देगा, जितना हद तक हो सके, डिपेंड करता है जैसे स्टेट है। और हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा। ये सिक्योरिटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर वाली सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी राइट्स बेस्ड भी हो सकती है कि हमें कुछ चीजों में गारंटी मिलेगी। स्टेट कभी कुछ लाइनें पार नहीं करेगा, कुछ हदें पार नहीं करेगा। स्टेट कुछ चीजों का ध्यान रखेगा कि ये तो हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है कि जो सिटीजन होता है वही अल्टीमेट सॉवरेन होता है, ये कॉन्सेप्ट इस अरेंजमेंट से आता है। और इस अरेंजमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस अरेंजमेंट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो आपके नोट्स में पहला शब्द लिखा है मैंने, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है कि स्टेट की जो अथॉरिटी है वो कैसे जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि ये हमने कुछ चीजें बनाई है। अब इसका काउंटर सवाल ये हो सकता है कि ये करने की क्या जरूरत थी? देखो, प्रॉब्लम यही है कि अगर हर कोई अपने हिसाब से जिएगा तो फिर कोई भी अपने हिसाब से नहीं जी सकता, फिर सोसाइटी में कियोस आ जाएगा। वही प्रिंसिपल कि अगर कानून नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी, वो यहां भी लगता है। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि स्टेट नहीं होगा। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब एक स्टेटस से ज्यादा रिलेशनशिप रखता है। आर वी ओके विद दिस? ये समझ में आ रहा है? बाइफर्केशन और स्ट्रैटिफिकेशन से ज्यादा ताल्लुक रखता है। कोई नहीं कह रहा है कि गवर्नमेंट ही नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा सोसाइटी, जिसको आप एनार्की कह सकते हो, लॉलेसनेस कह सकते हो, जिसको आप मेडे कह सकते हो, जिसको आप कयामत कह सकते हो, आपको जो कहना है आपका। ठीक है, गुड। तो ये अरेंजमेंट
is the birthplace of understanding why state and citizen exists. तो फिर सवाल उठता है कि हमें सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहिए? हमें सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स देनी पड़ेगी, उन्हें किसी तरह से सिक्योर करना पड़ेगा कि स्टेट सिटीजन का दुश्मन ना बन जाए। क्योंकि एक चीज तो हमें क्लियर है कि पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, राइट? सात्विक थोड़ा टाइम दीजिए, आई कम टू दैट, प्लीज होल्ड ऑन, है ना, बीच में नहीं, मतलब टू मेनी स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान रखना है। मैं पढ़ाऊंगा कि स्टेटलेस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं हमें राइट्स सिक्योर करनी। नाउ इफ वी हैव टू सिक्योर दीज राइट्स, तो हमको सीखना है कि किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम ये राइट्स देंगे। इन प्रिंसिपल्स को हम थ्योरीज के थ्रू समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि ये जो राइट्स का हिसाब किताब है ये दुनिया भर में कैसे आया, व्हाट इज द जनरल इंटरनेशनल मूवमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स, इसका इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है, और फिर हम समझे कि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में हमें राइट्स कैसे मिलते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स, ये हम सीख लें बट ये प्रिंसिपल है। फिर हम स्टेट की बात करेंगे, फिर हमें सीखना पड़ेगा कि स्टेट की लेजिटिमेसी के लिए ये जरूरी है कि हमें स्टेट का स्ट्रक्चर और हमें स्टेट की पावर्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो हम स्टेट्स की स्ट्रक्चर और पावर्स बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, किन प्रिंसिपल्स पे बना रहे हैं, स्टेट का रोल क्या होना चाहिए। उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि अच्छा दुनिया में स्टेट बने कैसे। ठीक है, we will understand a broad timeline here also, and then we will understand the layout of the Indian state कि हमारा हिसाब किताब है क्या, कैसे कहानी चलती है, क्या नहीं चलती, वो यहां से सीखें। ठीक है, क्लियर? चलो राइट्स से शुरू करते हैं। तो क्या कहानी है क्या नहीं, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम राइट्स की थ्योरी समझते हैं कि भाई ये राइट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या कहानी है, क्यों कहानी है, व्हाट आर द डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ राइट्स, क्यों करते हैं, किस तरह की बात करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन ग्रेटर डिटेल। ठीक है, there are about 5-6 theories, not very complex. यहां तक तो समझ में आ रहा है कि rights are nothing but justified claims or they are entitlements that a person can make against others. अब क्लेम है में एंटाइटलमेंट है, सो अ पर्सन कैन मेक अगेंस्ट अदर्स। अब ये अदर्स कुछ भी हो सकता है, ये अदर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये अदर्स सोसाइटी भी हो सकती है, ये अदर्स स्टेट भी हो सकता है। वी आर कंसर्न विद द लार्जर प्रोस्पेक्ट ऑफ स्टेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में कई बार पूछा है कि जब जब किसी की राइट होगी किसी के खिलाफ, तो किसी की ऑटोमेटिकली ड्यूटी होगी।
ठीक है, मैं फंडामेंटल राइट ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, मैं राइट और ड्यूटी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। जब जब किसी के खिलाफ राइट होगी, तब तब किसी की ड्यूटी होगी कि वो राइट आपकी वायलेट ना हो। अब वो ड्यूटी हो सकती है प्रिवेंटिव या पॉजिटिव। चाहो तो इसको ऐसे समझ लो, या तो एक्टिव ड्यूटी हो सकती है या तो पैसिव हो सकती है। एक्टिव का मतलब कि आपके लिए कुछ करना है, और पैसिव का मतलब हो सकता है कि बस ध्यान रखने कि आपका कुछ बिगड़े ना। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। क्या हमारे पास राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसा कोई भी लॉ ना बने जो लोगों को अनइक्वली ट्रीट करे। ड्यूटी बन गई ना स्टेट की। जब हम इक्वालिटी को और गहराई से समझते हैं कि यार इक्वालिटी का मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ सबको बराबर ट्रीट करना है। इक्वालिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि सबको जितनी जरूरत है उतने हिसाब से कुछ मिले। और इक्वालिटी का मतलब ये भी हो सकता है कि असल में अगर लोगों के बीच में गैप है तो उस गैप को सॉल्व कैसे किया जाए ताकि वो गैप रहे ही ना। यही फर्क फॉर्मल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी में है। यही पढ़ेंगे आगे जाके फर्क इक्वालिटी, इक्विटी और जस्टिस में है। जस्टिस इज नथिंग बट सॉल्विंग रूट कॉजेज ऑफ इक्वालिटी। तभी तो एससी, एसटी, ओबीसी वेलफेयर सोशल जस्टिस में आता है कि ये जो हिस्टोरिकल गैप्स है जिसकी वजह से इतने सालों से लोग सेम प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाए, हमें उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को सॉल्व करना है। वो भी स्टेट की जिम्मेदारी हुई। करेक्ट। अब कितनी कंपलसरी जिम्मेदारी है कितनी नहीं है वो तो कानून ही बताएगा। तो जब जब राइट होगी तब तब ड्यूटी होगी। अगर प्रीलिम से क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट्स आर कोरिलेटिव टू ड्यूटीज, क्या वो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? 110% सही होगा। ठीक है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं कर रहे, हम लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज की बात नहीं कर रहे, हम द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चंस की एक छोटी सी लैंग्वेज ट्रिक होती है। जब वो आपसे पूछते हैं which of the following is the most essential feature of the parliamentary system, वो आपसे इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम किस बुनियाद पे टिका है। What is the strongest feature of any parliamentary system in the world? It is the fact that the executive is responsible to the legislature. अब वो इंडिया में क्या होता है, क्योंकि फेडरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म है, सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वो इंडिया का एक सब वर्जन है। लेकिन अगर मैं तब भी कहूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, द लार्जर प्रिंसिपल ऑफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, तब भी सही है, वो उसी का एप्लीकेशन है। करेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है। और कभी कभी हम प्रेशर में आके नर्वस होके कि इतना सिंपल सवाल है तो बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, वी हैव टू लुक एट द सिंपलेस्ट मीनिंग। सबसे ज्यादा खिचड़ी हम थ्योरी के क्वेश्चन में पकाते हैं क्योंकि वहां बैठ के हम सोचने लग जाते हैं। एंड वी हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। So rights are nothing but justified claims or entitlements that a person has against somebody.
That somebody can be an individual, can be a society, can be a state, it does not matter. ठीक है, बढ़िया। अब ये राइट्स क्या हो सकती हैं, क्या क्या तरह की हो सकती हैं, कैसे हम सोचें कि किसके पास क्या क्या राइट्स होंगी। जीने की आजादी, उड़ने की आजादी, मैं रुकना नहीं चाहता, जीना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, उस तरह की आजादी, सांस लेना चाहता हूं, डुबकी मारना चाहता हूं, खुद ही मारना चाहता हूं, कौन सी राइट्स, कैसी राइट्स। इसमें कुछ थ्योरीज हैं। इसमें से एक थ्योरी है, सबसे पहली थ्योरी है जिसको हम कहते हैं नेचुरल राइट्स थ्योरी या नेचुरल लॉ थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी है ये, सिंपली नेचुरल लॉ या नेचुरल राइट्स। प्रीलिम्स में अगर एक नाम याद रखना है कि बस ये नाम अगर पूछ लिया तो यही पूछेंगे, वो है लॉक। ठीक है, नेचुरल। और अगर गलती से कुछ, जिसको हम कह सकते हैं कि एक और उन्होंने कोई उल्टा सीधा नाम दे दिया, तो कांट। आर वी क्लियर? लॉक एंड कांट आर द टू नेम्स यू हैव टू नो। वैसे तो थॉमस एक्विनस भी है, ग्रोटियस भी है, स्टोइक्स भी है, सिसेरो भी है, ऐसे तो बहुत सारे थ्योरीज, लेकिन हमारे प्रीलिम्स के लिए लॉक और कांट से काम चल जाएगा, इससे ऊपर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो नेचुरल राइट या नेचुरल लॉ थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है स्टेट आए या ना आए, इंसान तो पहले से है, तो अगर इंसान है तो इंसान को इंसान के जैसे जीने का हक है। तो स्टेट क्या कर रहा है, वो इंसान के हक को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसे क्रिएट नहीं कर रहा है। ऑटोनॉमी, डिग्निटी इंसान की है। द स्टेट इज जस्ट रिकॉग्नाइजिंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव। डू वी अंडरस्टैंड दिस? The state is just recognizing what we already have. कुछ नई बात नहीं कर दी आपने कि वह क्या बात है। आप हमें गिफ्ट नहीं कर रहे, आप हमें ये दान में नहीं दे रहे। स्टेट का काम है इन राइट्स की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना। आप हमें ये ग्रांट नहीं कर रहे। एक लाइन में मतलब है राइट्स एग्जिस्ट बिकॉज यू आर ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर? The rights that exist by the virtue of us being human beings. अब सवाल उठता है कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है हम में जो बाकियों में नहीं है? डिग्निटी। यस, डिग्निटी एंड द एबिलिटी टू मेक अ चॉइस ऑफ लाइफ। ये दोनों जुड़ा हुआ है, और यही लाइफ और डिग्निटी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिखता है। हम सिर्फ राइट टू लाइफ को राइट टू लाइफ पे लाके नहीं छोड़ते ना, हम कहते हैं राइट टू लाइफ वर्थ लीडिंग, क्वालिटेटिव लाइफ। तभी तो यूथनेशिया हम पार्शियली रेगुलेट करते हैं, तभी तो हम कॉमन विल, लिविंग विल लाके बात करते हैं। राइट, राइट टू लाइफ मीन्स अ राइट टू अ डिग्निफाइड, अ क्वालिटेटिव लाइफ। यस, अब ये तो हो गई प्यार भरी बातें। दूसरी बात ये है विच इज कॉल्ड लीगल पॉजिटिविज्म। अब लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है? लीगल पॉजिटिविज्म का मतलब है कि भाई वो राइट ही राइट है जो रिकॉग्नाइज हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहे मैं तुम्हारे लिए, मैं ये एग्जाम्पल कई बार देता हूं
कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊंगा। लिया लिया, मैं भी देखूंगा। लिखिया। So legal positivism simply means it is real only if the law recognizes it. बिना इन्फोर्सेबिलिटी का राइट का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बिना इन्फोर्सेबिलिटी का राइट का कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट। सो राइट्स only matter when enforceable. इस कहानी को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़े साहब है, जेरेमी बेंथम। बस बेंथम नाम याद रखेंगे, अपना यूपीएससी प्रीलिम में काम हो जाएगा। ठीक है, बेंथम फर्स्ट। ऑस्टिन सप्लीमेंट्री बट प्राइमरीली बेंथम। हाँ, ऑस्टिन भी थे, वैसे तो एचएलए हार्ट भी थे बेटा, लेकिन हमारे लिए बेंथम बहुत डिस्टिंक्ट है ना, इसलिए। Austin is also associated with a lot of other political theories. Bentham is largely associated with legal positivism, है ना? Yes, am I correct? Yes. Good. So my humble submission is white hair, old guy, बहुत टाइम हो गया, so later. Okay. हम पॉलिटी के गोट नहीं, शेर हैं, समझे? आज थोड़ा पॉलिटिकल थ्योरी का बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए। जो कपाट, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये लीगल पॉजिटिविज्म हमको यहां पे कैसे देखने को मिलेगा? लीगल पॉजिटिविज्म हमको देखने को मिलेगा, हम कब से चिल्लाते रहे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी। जब तक रिकॉग्नाइज हुई तब तक कोई पॉइंट ही नहीं है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये जब तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई तब तक आप चिल्लाते रहो इम्प्लिसिट है, इसके अंदर है, हमारी हमारी रघु में है, हमारी जिस्म में है, हमारी आत्मा के अंदर है। नहीं है। जब तक लॉ में नहीं लिखेंगे, जब तक लॉ में नहीं लिखेंगे तब तक राइट नहीं है। सिंपल। फिर there is a theory called the will or the choice theory. इस थ्योरी के पीछे अगेन रूट्स आर फ्रॉम कांट, मतलब ओरिजिनली कांट पे थोड़ी बहुत बात करी थी, एंड देन चले हार्ट। अब विल और चॉइस थ्योरी की कहानी क्या है? विल और चॉइस थ्योरी की कहानी है कि राइट्स आर सपोज टू प्रोटेक्ट योर ऑटोनॉमी। आपको अगर राइट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप अपनी ऑटोनॉमी वेव ऑफ कर सकते हो, आप अपनी राइट वेव ऑफ कर सकते हो। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरे एस्पेक्ट ये है कि कोई भी राइट होगा वो फंडामेंटली ऑटोनॉमी बेस्ड होगा। अब जैसे 2015-25 में अभी लास्ट ईयर एक जबरदस्त जजमेंट आया,
which is to basically reinforce, just reinforce something that we have, been talking about for a while. आपको पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस पता है कि ऐसे बॉडी में ऐसे हम केमिकल डालेंगे और केमिकल डाल के हम बोलेंगे सच बता क्या है. We are asking somebody something without their explicit consent. तो इसको लेके बहुत क्लियर जूरिस्प्रूडेंस है कि अगर कंसेंट नहीं है तो नहीं कर सकते. मैं इस राइट्स में कराऊंगा, 25 का केस भी कराऊंगा और पुराने वाले भी कराऊंगा, सेल्वी वगैरह साले कराऊंगा. यस, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस, ऑल ऑफ देम. यस, देयर ऑल. ये सब जजमेंट्स किस चीज पे बेस्ड है? ऑटोनॉमी पे बेस्ड है. ये आपके जितनी भी प्राइवेसी का जजमेंट है वो सब ऑटोनॉमी पे बेस्ड है. So the idea is rights are supposed to be protected for autonomy. They have to be autonomy centric. So Article 20 case laws. For example, बस एग्जाम्पल समझने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा. फिर एक थ्योरी और होती है जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट थ्योरी. अब इंटरेस्ट थ्योरी propounded by somebody called Raz. बट इंटरेस्ट थ्योरी का क्या मतलब है? सिंपल. इंटरेस्ट थ्योरी का मतलब है कि राइट्स को जिन लोगों के पास लिमिटेड चॉइस है, जो लोग इक्वली पोजिशन्ड नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वेलफेयर एस्पेक्ट्स हैं, उनको लिए भी राइट्स होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन. आपने बच्चे से पूछा कि उसको राइट टू एजुकेशन चाहिए कि नहीं? नहीं पूछा ना. आपने बच्चों से बिना पूछे उनको राइट टू एजुकेशन दे दी? आपने बच्चों से बिना पूछे उनको राइट टू एजुकेशन दे दी कि नहीं दे दी? यस और नो? राइट्स एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट्स ऑफ द राइट होल्डर. अगर हमने ये नहीं किया तो फिर बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे. We will not be able to give them the kind of education. Then there is a theory called rights as trumps. ये आज वाले ट्रम्प नहीं, वो थोड़े से खैर आप जानते हैं. इसका थिंकर इंपॉर्टेंट नहीं है द्वारकिन. ना इसका थिंकर इंपॉर्टेंट है ना इसका थिंकर इंपॉर्टेंट है. ये थिंकर याद नहीं करेंगे. आर बी क्लियर? मैंने रेफरेंस के लिए दिया है लेकिन हमको याद नहीं करना है. द्वारकिन. अब द्वारकिन साहब कहते हैं कि सारा खेल यूटिलिटेरियनिज्म का है. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है ग्रेटर गुड. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है जो सबके लिए भला होगा वो हमें करना चाहिए. एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. Would it be in the interest of the larger section of people if all banks are owned by the government? Would it be in the interest of a larger set of people? Okay. इसको दोबारा सोचिए. If 60% of India is agrarian and rural, and they don't get access to a bank account, and therefore they don't get access to a formal financial system,
and therefore they have to take money at very very bad rates from very coercive, you know, sort of zamindars or landlords. If the government had owned all banks, then everybody would be able to open a bank account. And if everybody would be able to open a bank account, then everybody would get access to formal schemes and, you know, financial facilities by the banks. तो क्या ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट में है कि सरकार ही सारे बैंक्स चलाएं? बिल्कुल है, अच्छी बात, होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं कल खोलूंगा एक अपना खुद का बैंक, एएम मैग्ना कार्टा कोऑपरेटिव बैंक, मेरे को अपना खुद का बैंक खोलना है। अब मैं अपना खुद का बैंक नहीं खोल सकता? भाई बैंक खोलना भी तो एक काम है। अगर बैंक खोलना भी एक काम है, do I not have the right to profession, occupation, trade and business? तो इस चक्कर में, आपके सोशलिज्म के चक्कर में, आपके नेशनलिज्म के चक्कर में, क्या मैं एक इंडिविजुअल का राइट टू प्रोफेशन छीन लूं? नहीं ना, ये भी एक थ्योरी है। So it is very important that rights cannot be sacrificed for greater goals. कभी कभी ठीक है, बट नॉट ऑलवेज। इसी प्रिंसिपल की वजह से, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में एक रिश्ता तय होता है, जहां 39B and C become greater than 19 and 21. Yes, if your only objections are 19 and 21. Correct? और इन थ्योरी से, इसके बेसिस पे we will decide a bunch of enforceable rights. Correct? इन थ्योरीज के बेसिस पे we will decide a bunch of enforceable rights. अब इंडिया क्या करती है कि देखो, हमारे पास एक कानूनों का कानून है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग पार्ट बनाएंगे, पार्ट 3, और पार्ट 3 में हम कुछ स्पेशल राइट्स लिखेंगे जिनको हम एक स्पेशल नाम देंगे, फंडामेंटल राइट्स। इसमें खास बात क्या होगी? इसमें 2 खास बातें होंगी। हम सीधा सीधा लिख के देंगे कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, और आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट की एक खास बात होगी। इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ और लॉज होंगे जिसमें हम कुछ स्टैट्यूटरी राइट्स या लीगल राइट्स भी देंगे। अब ये हम पे डिपेंड करता है किसमें क्या देंगे, बट ब्रॉड कहानी तो यही है ना। राइट्स क्या होनी चाहिए, ये इन थ्योरीज पे बेस्ड होगा, और दुनिया भर में there have been 3 generations of rights. First gen rights are called civil and political rights. सबसे पहले ये 2 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई, राइट टू बी एबल टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी, राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ये बेसिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, यस और नो?
जब ये दे सको इन्हीं के बेसिस पर कि काम करने की आजादी, जब काम करने की आजादी दोगे तभी तो दोगे बाकी की इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल राइट्स। पहले तो काम करने की आजादी मिलेगी, फिर एक जैसा पैसा मिलने की आजादी मिलेगी ना। द राइट टू डू द वर्क ऑफ योर चॉइस इज अ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एन इकोनॉमिक राइट। And then the latest rights, the third generation of rights, are rights on environment, rights on autonomy, rights on self determination, जो अभी की बात है। तभी आप देखो डीपीएसपी में एनवायरमेंट हमने 1976 में ऐड किया। एनवायरमेंट इज वन ऑफ द लास्ट सेक्शन ऑफ राइट्स दैट वी हैव एडेड, है कि नहीं? हमको चमका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जाके कि भैया क्या चल रहा है, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। वी हैव ऑलवेज बीन वेरी रिएक्टिव टू एनवायरमेंट राइट्स। जब भी कुछ गड़बड़ होती है फिर जाके हम एनवायरमेंट की राइट रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे वो डीपीएसपी का 48A हो या रंजीत सिंह का जजमेंट हो द राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, है कि नहीं? सो अक्रॉस द वर्ल्ड we've seen 3 generations of rights in this order. Referendum, deciding who you want to be with, ठीक है? अब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, we were in the first and second generation phase. तभी आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल, पॉलिटिकल, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक, सोशल कल्चरल दिखेगा। And then as we move progressively through Supreme Court judgments, constitutional amendments, ratification of international documents, फिर हम ये then we bring in the autonomy framework. Then we bring in these environmental rights. 70s के पहले कौन सी environment rights होनी थी, जरा मुझे भी बता दो। इंडिया में तो environmental rights आई है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर हमने वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बनाया, भोपाल गैस स्ट्रेटेजी, फिर वो एमसी मेहता के केसेस हुए, 10 तरह की चीजें। यस, आज भी हम एनवायरमेंटल राइट्स तो इवॉल्व ही कर रहे हैं। एंड these rights become very very important because they are also a tool of governance. आप खुद ही सोचो ना, these rights are also a tool of governance. इन्हीं के थ्रू in governance you come up with something called RBA, rights based approach, है कि नहीं? We come up with something called rights based approach. गवर्नेंस क्या है? चीजें बेहतर करनी, या तो हम सब्सिडी दे रहे हैं या तो हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज खुद ही सोचो ना, अगर मैं डेवलपमेंट, वेलफेयर, गुड गवर्नेंस की बात करूं, क्या क्या तरीके हैं भाई हमारे पास? व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस? यस,
कुछ आपके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच है, कुछ आपकी फाइनेंशियल अप्रोच है, कुछ आपकी इंक्लूजन बेस्ड अप्रोच है, एंड यू हैव अ राइट्स बेस्ड अप्रोच। है कि नहीं? कुछ इसी तरह से, तो इन्हीं बेसिस पे तो अपने स्कीम्स बनाते हो आप। यस, इन्हीं बेसिस पे तो बनाते हो कि चलो एक काम करते हैं, आईआईटीज बनाते हैं, आईआईएम्स बनाते हैं, नए और एम्स बनाते हैं। बनाए ना? ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बना रहे। हम स्कूल्स को बेटर नहीं कर रहे हैं। हम जिसको क्या कहते हैं, जो ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, इनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स नहीं बना रहे। राइट? फाइनेंस करते हैं, सब्सिडी देते हैं, लोन सबवेंशन देते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, टैक्स बेनिफिट्स देते हैं, ये एग्जेम्पशन देते हैं। सब क्या है? सब फाइनेंशियल है ना? यस। इंक्लूजन में क्या करते हैं? अब यहां डीबीटी इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम। और इंक्लूजन में क्या करते हैं? सबका आधार बनवाओ, जनधन अकाउंट होना चाहिए। यस। रिजर्वेशन देना चाहिए। ये सब इंक्लूजन बेस्ड अप्रोचेज हैं। दुनिया भर की जो भी हम आज कर रहे हैं, इसी मॉडल पे तो कर रहे हैं। And one of it is called a rights based approach, कि आप अपने लॉज, अपने पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स ऐसे डिजाइन कर रहे हो कि जो लोग हैं, पीपल, सिटीजन्स आर राइट होल्डर्स। करेक्ट? एंड द स्टेट is a duty bearer. The state is a duty bearer. तो हमें जो लोगों की जरूरतें हैं, जो नीड्स है, वांट्स नहीं, जो नीड्स है, उन नीड्स को हमें राइट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डीपीएसपी वाले मोड पे नहीं चल सकते कि जब रिसोर्स होगा तब हम देखेंगे। नहीं, इफ रिसोर्सेज अलाउ देन वी विल गिव यू दिस। नहीं चलेगा। ये बेनिफिशियरी नहीं है, राइट होल्डर्स हैं। और अगर आप इनको ये राइट नहीं देते तो यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल फॉर इट। ठीक है? तो राइट डिफाइन करो, किसके लिए है डिफाइन करो, उस राइट के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, उस राइट को इन्फोर्स करने के लिए क्या बजट लगेगा, मॉनिटर करना कि वो राइट कैसे लग रही है, और अगर वो राइट वायलेट हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। ये जो आपका पेपर 2 इंडिया मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है ना सिलेबस में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है सिलेबस में, सिटीजन्स चार्टर, गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस की पढ़ाई ऐसे होती है, ऐसी कर रहे ना हम लोग गवर्नेंस। फिर इसमें जो चिपकाना है चिपका दो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चिपका दो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट मॉडल चिपका दो। ठीक है? यस।
तो जब हम आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, एमजी नरेगा विच इज नाउ कॉल्ड वीबीजी, राम जी, ये क्या है? ये राइट ही तो है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या बनाती है? राइट बनाती है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज क्या है? ये राइट बनाती है। How did you attack the unemployment problem through MG Narega, VGG, Ramji? You attacked by making it a right. समझ आया? Are we clear? So, rights are not just about, creating the state. It is also a mode in which the state will deliver governance. ये और ये पांचों चीजें आई है प्री में। एक सेकंड के लिए सोचो, ये गवर्नेंस का ट्रेलर मैं प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में या कॉम्प्रिहेंसिव या प्रीलिम्स के कोर्स में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस में राइट्स इश्यूज लिखा है। इसलिए ठीक है। अब समझ आया? अब समझ आया कि लीगल एड पे सवाल क्यों आता है? क्यों पर्सन विद डिसेबिलिटी पूछा है, क्यों फूड सिक्योरिटी पूछते हैं, क्यों एमजी पूछते हैं, क्यों राइट टू एजुकेशन पूछते हैं, क्यों राइट टू इंफॉर्मेशन पूछते हैं? जितने भी हमारे राइट्स बेस्ड अप्रोचेज हैं उन वो सारे प्री में पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। गिन के देख लो। क्यों आधार पूछा है? अब समझ आया? यस। इसलिए, और इसलिए अब समझ आया कि क्यों हम सेक्टर वाइज गवर्नेंस करेंगे, सेक्टर वाइज भी पढ़ेंगे पॉलिटी गवर्नेंस। इसलिए पढ़ेंगे। कोर पॉलिटी के 10 सवाल आते हैं, 10 में से कम 8 आप काली पीली नीली किताबों से इधर उधर से पढ़ के कर लोगे। लेकिन पॉलिटी और गवर्नेंस जो सिलेबस का नाम है उसको मिला के 20 सवाल आते हैं। वो कोई नहीं गिनता, क्योंकि जब सीएसआर पे सवाल आता है, जब यहां से आधार पर सवाल आता है, लीगल एड पर सवाल आता है कि क्या ट्रांसजेंडर्स को लीगल एड मिलता है कि नहीं, या लीगल एड में फाइनेंशियल क्राइटेरिया है या नहीं, तब सब इधर उधर भागते हैं कि oh, this is not a part of my syllabus, it's a part of some other syllabus. Clear? So rights की theories have to be recognized as enforceable rights. Enforceable rights can be fundamental rights, constitutional rights, statutory or legal rights. These rights have generally traveled the first generation, the second generation, the third generation. First generation civil and political rights, second generation socio-economic rights, third generation environment, autonomy, development, peace, self-determination kind of rights, and they become the base. All of these generations, they become the base of rights-based approaches, where you guarantee entitlements to your people. It goes back to social contract. मैं आपको राइट गारंटी करके दे रहा हूं, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस? नाउ
We can take a 5 minute break and then do the evolution and the theory of rights, है ना? इंटरनेशनली राइट्स मूवमेंट क्या रहा, क्या इंटरनेशनल राइट्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिया ने क्या साइन किया है, क्या नहीं किया है, सब पढ़ लेते हैं. अरे सात्विक यार, you are my, you're like, you're always there. It's very kind of you. Yes, Gaurav, absolutely. Film specific, Sakshi. जिसका नहीं होता उसका जीएसटी ही होता है भाई. बेटा लक्ष्मीकांत पढ़िए तो फेंको मत, काम आ जाएगी, नहीं तो बाकी सबके लिए हम हैं ही हैं. And always remember this about your UPSC prep. We guys are tigers. We come from nothing. We are not with anything and we go into nothing. याद रखेंगे. पक्का. सरकारी एग्जाम, सरकारी तैयारी, बिल्कुल हम लोग शेर लोग हैं. वी आर टाइगर्स. यस. सीधा सिंपल. क्लास को देखेंगे, क्लास को कवर करेंगे, सिलेबस PYQ, बस. लायन नहीं, टाइगर. अपन लोग झुंड में नहीं चलते. चलो. एनी जोक्स अपार्ट. Done. Let's start in 5 minutes. Just give me 5 minutes.
All right, let's start. Now, the international human rights movement. ये जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली 4-5 फेजेस में चलती है. मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है. And we've understood in the context of it all, first gen rights, second gen rights, and third gen rights in this order. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं. देखो, कहावत है साम दाम दंड भेद. मतलब कानून दो तरीके से बनाए जाते हैं. एक, जैसा प्रजा को कानून अच्छा लगे वो कानून, या जैसे जनता को, सिटीजन्स को अच्छा लगे वो कानून, या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सिटीजन्स को बताए कि ये सही है और ये गलत है. अब फॉर एग्जाम्पल, if we look at the issue of same sex marriages, शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी एज अ होल सेम सेक्स मैरिजेस के लिए लीगली और मेंटली रेडी नहीं है. राइट? कहीं ना कहीं क्या सेम सेक्स मैरिजेस होने चाहिए? क्या ये एक ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अच्छी बात है? बिल्कुल है. बट हर कानून का एक समय होता है और इसके बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, जैसे हमारे कोर्ट ने बताया. तो हमने इस पे कोई कानून नहीं बनाया, इसको अलाउ करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया. लेकिन हमारी सोसाइटी में किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी तरीके से डाउरी तो है ही है. उसको आप डाउरी बोल लो, उसको स्त्रीधन बोल लो, उसको पापा मम्मी का प्यार बोल लो, उसको गिफ्ट बोल लो, कुछ तो है ही है. लेकिन सरकार ने क्या कहा कि देखो बॉस, आप इसे कुछ भी बोल लो, डाउरी इलीगल है और होनी चाहिए. बात वहीं खत्म हो जाती. डाउरी इलीगल है और खत्म होनी चाहिए, बात वहीं खत्म हो जाती है. राइट? तो कई बार गवर्नमेंट्स को लोगों को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है. अब कभी कभी गवर्नमेंट्स को भी बताना पड़ता है. ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट्स की भी खोपड़ी एक जगह सही चल रही है. And that is where the role of the international human rights movement comes in. It is a global organized effort to codify, to protect the dignity of human beings. और कोई भी चीज इंटरनेशनल है, उसका सबसे बड़ा एनिमी होगा सोवेरेनिटी. The beauty of international law is that there is no such thing called international law. इसका सीधा सिंपल एग्जांपल ले लो. कौन सा इंटरनेशनल लॉ? वेनेजुएला, यूक्रेन, कौन सा इंटरनेशनल लॉ? अरे वो सब छोड़ो, कौन सा इंटरनेशनल लॉ? ऑपरेशन सिंदूर हमें करना पड़ा. पाकिस्तान को तब इंटरनेशनल लॉ नहीं सूझा when they were, they indulged in cross border activities. तब कहां गया उनका इंटरनेशनल लॉ? सो एक तरफ इंटरनेशनल लॉ है और एक तरफ सोवेरेनिटी है. राइट? तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट क्या करता है?
वो कुछ चीजों को एक अम्ब्रेला बना के देता है कि भाई आपको ये राइट्स अपने अपने देशों में देनी चाहिए। उसको देने का तरीका क्या है? ये मूवमेंट के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, वो ऑर्गेनाइजेशंस कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगी, कंट्रीज उन डॉक्यूमेंट्स को या तो रेटिफाई करेगी या तो सिग्नेटरी होगी। अगर रेटिफाई कर लिया तो कंट्रीज खुद बोलती है कि बढ़िया राइट लिखी है गुरु, अभी हम घर जाएंगे और अपने पार्लियामेंट में या इसको बढ़िया तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे। ये कंट्रीज खुद अपने आप रेटिफाई करती हैं, अपने मन से करती हैं। सिग्नेटरी का मतलब ये हुआ कि आइडिया बढ़िया है लेकिन अभी हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे, और चाहे तो कंट्रीज मना भी कर सकती है, वो उनके ऊपर है। करेक्ट। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, ये कोई नेशनैलिटी, रेस, जेंडर, रिलीजन, स्टेटस ये सब नहीं देखते। दिस ह्यूमन राइट्स मूवमेंट व्हिच इज इंटरनेशनल, it is a marked difference, it is a shift from state granted rights to inherent human rights, from domestic concern to legitimate international concern. आप अपने देश में रेफ्यूजीज को कैसे ट्रीट कर रहे हो ये सिर्फ आपका मामला नहीं है। आप अपने देश में पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैसे ट्रीट कर रहे हो ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का विटनेस है कि दुनिया भर में हम डिसेबिलिटी को कैसे व्यू करते हैं, उसको हम कैसे इंपावर करें, है कि नहीं? और खैरात नहीं दे रहे हो, देयर इज नो चैरिटी, देयर इज नो वेलफेयर, दिस इज राइट्स बेस्ड अप्रोच। करेक्ट। तो कहानी एक्चुअली यहां से शुरू होती है। So the first phase that we generally understand कि ये कहानी कहां से शुरू होती है, the philosophical phase, the first ever phase is the natural rights phase, जहां पे हम कहते हैं कि there's a the first phase is called the natural rights phase, where you start understanding rights by the virtue of being humans. Broadly 17th to 18th century, broadly this is the first phase. यहां आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस आपकी जो है इंट्रेंच होती है, यहां पे वो रिकॉग्नाइज होती है। क्लियर? In fact, if you really want to trace the era of natural rights or the proto-human rights era, you can actually range it from the 1215 to the 18th century. कहानी आपकी 1215 मैग्ना कार्टा से शुरू होती है। एक्चुअली तो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन में बात होती है, बट द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन इज मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, जहां रूल ऑफ लॉ की बात होती है, सॉवरेन जो किंग है उस पे लिमिट की बात होती है, सॉवरेन पावर्स पे लिमिटेशंस की बात होती है। ठीक है? देन दिस इज यूके। देन इन द ईयर 1628 आपने वो सुना है ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यूके में किंग हुआ करते थे इस टाइम पे चार्ल्स वन, उनका जो मन करता था उस पर टैक्स कर देते थे और जो मन करता था उसको उठा के जेल में डाल देते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यूके ने बनाया पेटिशन ऑफ राइट्स इन 1628, when you first time spoke of no arbitrary arrest and no arbitrary taxation. Then in 1679 you have what is called the Habeas Corpus Act.
अगर इलीगल डिटेंशन है तो पकड़ के लाओ। हम बात करेंगे कि कैसे अरेस्ट किया। अगेन यूके लेजिस्लेशन। आर वी क्लियर ऑन दिस? डू वी अंडरस्टैंड दिस? द फर्स्ट फेज। द second phase is the revolutionary constitutional phase, जो लार्जली आपकी 18th सेंचुरी में, अर्ली 19th सेंचुरी तक आपको देखने को मिलता है। It is about creating documents out of conflicts. 1776 America declares independence. 1791 यूएस का बिल ऑफ राइट्स सुना है, जिसके बेसिस पे हमने अपनी फंडामेंटल राइट्स बनाई है। द यूएस बिल ऑफ राइट्स, मोस्ट ऑफ योर सिविल लिबर्टीज कम फ्रॉम देयर। 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन, which spoke about universalism, which spoke about equality. Then comes the dark phase of rights. This is the failure of internationalism. League of Nations fail होता है. This is generally 1919 to 1939, where you see the World War. कोई बाइंडिंग ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट ढंग का नहीं बन पाता. And then phase 4 onwards, which is your post World War II internationalization, where the biggest achievement has been establishment of the UN. Yes or no? And then UN picks up some general and some specific right frameworks. UN 1945, अराउंड द सेम टाइम जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना शुरू कर रही है. यस, गुड. तो हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे और वो भी हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे. और ये जो जनरल है, द थ्री होली ट्रिनिटी, वी फर्स्ट स्टार्ट विद the biggest ever universal declaration of human rights 1948. इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है. इट कवर्स Gen 1 एंड Gen 2. और इंडिया में Gen 1 और Gen 2 प्रियम्बल में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है. यस और नो? यही था ना प्री का क्वेश्चन. Which of the following is reflective of UDHR? This is why. Because इसका कोई legal status नहीं था. The drafting committee was chaired by, I think, Sir Eleanor Roosevelt, if I remember. UDHR was meant for humanity as a whole. It has been the source of many constitutionally recognized rights across the world, including India. तभी आपको UDHR और हमारे राइट्स और डीपीएसपी में बहुत सिमिलैरिटी दिखी. हमने भी UDHR के बनाने में कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने भी किया है. इनफैक्ट जो विमेन सेंट्रिक राइट्स UDHR में लिखी हैं, जो सोशल राइट्स UDHR में लिखी हैं, काफी कुछ इंडिया ने प्रपोज करी थी, हमारे डिप्लोमेट्स ने करी थी. आर वी ओके?
It has simply been a source of customary international law. ठीक है, क्लियर? यूडीएचआर बाइंडिंग नहीं है. So UDHR, ICCPR and ICESCR, ये दोनों 1966 के बने हुए हैं. इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स. दिख रहा है जेन 2 और जेन 1. अब समझ में आया इसको आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर क्यों कहते हैं? क्लियर? दे वर प्रॉपर जस्टिसेबल डॉक्यूमेंट्स. तभी तो आईसीसीपीआर जस्टिसेबल है कि ये अभी इंप्लीमेंट करो. राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, to be able to politically participate. ICCPR is monitored by the Human Rights Committee of the General Assembly. ICESCR Gen 2 राइट्स है. आप ग्रेजुअली इसको इंप्लीमेंट करते रहना. राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जो हमारे आधे डीपीएसपी में दिखता है. क्लियर? So ICCPR is immediate enforceable. ICESCR was gradual, was dependent on whether the country has those resources or not. इंडिया ने यूडीएचआर को भी रेटिफाई किया है, आईसीसीपीआर को भी रेटिफाई किया है, आईसीईएससीआर को भी रेटिफाई किया है. We are ratified to the holy trinity of human rights. And then slowly as we moved forward, we had specific, sector specific rights. ये सुना है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women, CEDAW 1979. We have ratified. It's about women rights. Yes. एक second. Guys, can you hear me? All okay? All okay? All okay? Yes. Convention of Rights of Child 1989. We have ratified. One of the basis for our child education rights. Convention on Rights of Child is one of the most widely ratified international treaties. It's based on 4 principles: survival, development, protection, participation. हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर लॉ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ है, राइट टू एजुकेशन लॉ है. They're partially inspired from here. The Convention for Rights of People with Disabilities 2006. We've ratified this also. इसी के बेसिस पे तो हमने 2006 की वो लॉ भी बनाई है, 2016 की वो लॉ भी बनाई है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट. वो अलग बात है कि हमने 10 साल लगा दिए, बट बनाई तो है. आर वी क्लियर? यू विल सी, जब हम ये सब हम जैसे 23 24 पढ़ेंगे तो आईएलओ कन्वेंशंस, ये सब ये आईएलओ एग्जाम में आया है. ILO Convention 182, 198, these are all labor conventions, child labor, dignity of labor. We've ratified them all. Organization specific, ये हो गया issue specific, ये हो गया organization specific. ILO ने कुछ वो बनाए frameworks. Environment में आपने Rio Declaration सुना होगा, third generation right, 1992. Correct?
यस, सो मेनी। एक, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन एक कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है, वो इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया कि हमारे वाले थोड़ा सा डंडा मार के ही उगलते हैं। We are only a signatory to the Convention Against Torture 1984. अब भाई राइट्स तो राइट्स है ना। So we had the Paris Agreement in the late 80s, early 90s, because of which we ratified the Paris Agreement and we said we will have a national human rights institution called the NHRC, and इस पेरिस एग्रीमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन है गानरी, जिसका काम है इनको मॉनिटर करना। और हमारा स्टेटस थोड़ा सा गड़बड़ा सा चल रहा है। यस, ये आया था अभी एग्जाम में, अभी इसी साल किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, यूपीएससी में आया, ईपीएफओ। तो ऐसे बहुत सारे हमने राइट्स। करेक्ट। Are we clear on this? So this is the international rights movement, जिसको इंडिया को बहुत इफेक्ट किया है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह पे भी कन्वेंशन है, लेकिन वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। ठीक है, हमने एक और कन्वेंशन नहीं किया है, वो भी आएगा एग्जाम में, द यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज। यस, यस आदित्य, एब्सोल्युटली। आर वी क्लियर? Now do we understand the larger ecosystem? This is how your rights are to be placed. And then we have and we use this as the framework, and now you'll be able to understand when we study fundamental rights, constitutional rights, legal rights, the bodies around these rights much better. ठीक है? Good. Now take this timeline. Rights का हमारा पार्ट क्लियर हो गया। Now take this timeline और इसको आप राइट्स प्लस स्टेट में मर्ज कर, तो कहानी तो तब मजा आएगा ना। Right? So the story starts from ancient Roman Greek times, जहां हम रोमन लॉ की बात करते हैं, लॉफुल गवर्नमेंट की बात करते हैं, कि वी शुड हैव रूल बेस्ड और रूल गवर्न्ड गवर्नमेंट, ऐसे ऊपर। ठीक है, फिर क्या आता है 1215 में, जल्दी जल्दी बताओ, अभी पढ़ा था, मैग्ना कार्टा। राइट? फिर क्या आता है 1628 में, पिटिशन ऑफ राइट्स, यूके मैग्ना कार्टा, यूके पिटिशन ऑफ राइट्स। फिर क्या आता है 1679 में, यूके हेबियस कॉर्पस एक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। देन 1689 यूके की बिल ऑफ राइट्स। यूके के पास तो अपने ही राइट्स है ना, ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्ट है, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, हम डिस्कस करेंगे। देखो दुनिया कैसे बन रही है। 1748
सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी बाय नन अदर देन मॉन्टेस्क्यू चचा। Yes, the Human Rights Act is after the Glorious Revolution of 68. Yes. ठीक है। 1748 के बाद 1787, 1776 याद है यूएस इंडिपेंडेंस, 1787 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, कोस, 1787, करेक्ट। एंड इसके बाद अरे देयर इज अ सेपरेट बिल ऑफ राइट्स यूके, देयर इज अ सेपरेट बिल ऑफ राइट्स यूएस, भाई क्यों परेशान हो रहे। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1791 यूएस बिल ऑफ राइट्स। इस दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सटेंशियल इंटरनेशनल जजमेंट मेडिसन वर्सेस मार्बरी, जो जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करता है। बिना जुडिशियल रिव्यू के राइट्स का कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? मार्बरी वर्सेस मेडिसन, मेडिसन वर्सेस मार्बरी, मार्बरी वर्सेस मेडिसन। 1885 rule of law by none other than A.V. Dicey। किताब लिखते हैं एस्प्री दे लुआ। क्लियर? 1945 the UN Charter, 1940 कोई प्रॉब्लम? 1945 UN चार्टर पक्का? और इसी टाइम पे दुनिया देखती है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, इसमें वर्ल्ड वॉर के ऑफिसर्स को, सीनियर मैनेजमेंट को पे ट्रायल होते हैं। 1948 UDHR, 1966 ICCPR, ICESCR, करेक्ट और नॉट? और इसी टाइम पे, ये मैं अलग से इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे कंसोलिडेट होगा, 1950 यूरोपियन ECHR, यूरोपियन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ओपनड, 53 में कम्स इनटू फोर्स, ये आगे जाके सब EU में मर्ज होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1950 the Constitution of India fully enforced. Yes or no? Yes. ICCPR and ICSR effectively come into force in 1976. They are open for signatures in 66. They come into force from 76. 1973, India's most important judgment, Keswanand Bharti, celebrates the limitations to the constitution and certain inalienable rights. Correct or not? Very good. And now see the modern world. Any problem? हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, 1996 to 97 साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होता है।
one of the world's most progressive constitutions. 2009 EU का बर्थ होता है, EU का चार्टर फाइनलाइज होता है, EU becomes binding 2009 onwards. 2011 में UN कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइडलाइंस निकालता है. yes or no? 2016 and 18 EU comes up with GDPR, your data protection rights, the first ever legislation on digital protection. एग्जाम में आया हुआ है GDPR, General Data Protection Regulation, where rule of law meets the digital age. And then 2015 onwards, heightened focus on climate change. Yes or no? Yes. This is how rights meets the state. ठीक है? Good. हाँ भाई. Theory, movement, layout, positioning, status, legal claims, ये पूरा पार्ट हो गया. Yes or no? Very good. इसको पढ़ के हम नेचुरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट्स, लिबर्टी और इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट समझ गए, यूडीएचआर समझ गए, लीगल फ्रेमवर्क समझ गए. इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे, बट ब्रॉडली समझ गए. ठीक, गुड. जुडिशियल रिव्यू के बिना राइट्स का क्या कर लोगे? जुडिशियल रिव्यू इज द रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन. Why are you reviewing what the parliament or the ministers have done? Because you might think they are violating something which could include rights, most likely. इंडिया में जुडिशियल रिव्यू कहां से आता है? 13 और 32 से डोमिनेंटली आता है ना. बाकी भी जगहों से आता है, बट डोमिनेंटली यहां से आता है, इसलिए. ठीक है. विकास 10 साल ही हो पाएगा बेटा, मेरी उम्र हो गई है. तुमको 40 साल पुराने करने तो कर लो, कोई बात नहीं. हम 10 साल में ही खींच लेंगे. सिर्फ 10 years. Now do we understand the context and the approach of this? Good. Excellent. Chalo. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Thank you. Yes, it is supplemented with PCN1. जितना दिया है PCN1 में रट लेना बस. Thank you. No homework.